नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका प्रमुख रूप है आपका शिक्षा। देखो, शिक्षा से ही हर एक चीज़ संभव हुई है, बेरोजगारी, गरीबी, जातीयता, छुआछूत, और शिक्षा ही मूलभूत आवश्यकता मैं मानता हूं कि रोटी कपड़ा और मकान के बाद में शिक्षा बहुत ज़रूरी है व्यक्ति के लिए। वैसे ही अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में बहुत सारे विश्वविद्यालय हुए थे और शिक्षा हमें गुरु के द्वारा या विद्यालय द्वारा, महाविद्यालय द्वारा ही संभव है। और उस समय गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी और प्राचीन काल में मौखिक शिक्षाएं होती थी, लेकिन कई विश्वविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, है ना। ऐसे प्राचीन काल में बहुत सारे विद्यालय और महाविद्यालय थे जिसका वर्तमान समय में कोई अस्तित्व नहीं था। तो आज हम गुप्त काल, जो हर्षवर्धन के काल में, जो गुप्त काल में एक विश्वविद्यालय बनाया गया था नालंदा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, एक उपनिषद है जो कि सबसे बड़ा उपनिषद है, बृहदारण्यक, सबसे बड़ा उपनिषदों में आता है। इसमें ये कहा जाता है कि 3 लोक होते हैं। इसमें ये कहा गया है कि 3 लोक होते हैं। मनुष्य लोक, जिसमें हम सब रहते हैं, पितृलोक, हमारे पूर्वज इसमें रहते हैं, और देवलोक, जिसमें देवता रहते हैं। ठीक है। देवलोक जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। ये जो लोक है ये सर्वश्रेष्ठ है। और सर्वश्रेष्ठ क्यों है, इसका उत्तर है विद्या के कारण। कारण ही संभव है। तीन लोकों में सर्वश्रेष्ठ है आपका देवलोक, बात कही गई है बृहदारण्यक में, और क्यों है, विद्या के कारण ही संभव है। इसीलिए हम आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, नालंदा। कहाँ पर है ये, क्या है, किसने बनाया था, क्या इसकी मुख्य बातें थी। परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन आता रहता है। संस्थापक का नाम पूछा गया है काफ़ी बार। इसके अलावा 1 या 2 बार इसके जो पुस्तकालय रत्नोदय है फर्स्ट ग्रेड में, वो आया गया था। यूपीपीसीएस में इसके जो योगा के जो टीचर जो थे उनके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नालंदा कहाँ पर है। तो नालंदा जो है वो आपके बिहार में है। इसका अन्य नाम जो है, अन्य नाम महायान का ऑक्सफोर्ड है। ऑक्सफोर्ड है ना। काशी का प्रतिद्वंदी, क्योंकि काशी भी उस समय था, तो काशी का शिक्षा का केंद्र था, काशी भी प्रतिद्वंदी, ये है इसके अन्य नाम। स्थिति कहाँ पर है, राजगृह के आधुनिक बड़गांव में। बड़गांव में संस्थापक था आपका, कई बार ऑप्शन में आपका कुमार गुप्त नहीं आता है, ये नाम आपको मिल जाता है, तो दोनों आप नाम लिखिए, सक्रादित्य, कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है।
वैनसांग के समय शीलभद्र थे। शीलभद्र थे। ये बंगाल के मध्य तट के रहने वाले थे। ठीक है, के रहने वाले थे। शीलभद्र से पूर्व कांची के धर्मपाल, कांची के धर्मपाल थे। ठीक है, 9वीं शताब्दी में देवपाल के समय देवपाल के समय देवपाल ने नागरहार जलालाबाद नागरहार के बौद्ध भिक्षु वीरदेव को कुलपति बनाया। इसके अलावा चंद्रकीर्ति नालंदा का वह मठाध्यक्ष था। चंद्रकीर्ति को अंडरलाइन कर लेना भाई, जिसने दक्षिण में जाकर दक्षिण भारत में या दक्षिण में जाकर विद्वानों से वाद विवाद में परास्त किया। दक्षिण में जाकर वाद विवाद में, धार्मिक वाद विवाद कर लो भी, धार्मिक वाद विवाद में विद्वानों को परास्त किया। ठीक है, इति सिंह के समय यहाँ जो कुलपति थे यहाँ कुलपति कौन थे बताइए? राहुल मित्र। स्थिति राजगृह के आधुनिक बड़गांव में महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड काशी का प्रतिद्वंदी संस्थापक शक्रादित्य या कुमारगुप्त प्रथम वैनसांग शीलभद्र के समय थे। बंगाल के मध्य तट के रहने वाले थे। शीलभद्र से पूर्व कांची के धर्मपाल थे। 9वीं शताब्दी में देवपाल ने नागरहार जलालाबाद के बौद्ध भिक्षु वीरदेव को कुलपति बनाया था। चंद्रकीर्ति नालंदा का वह मठाध्यक्ष था जिसने दक्षिण भारत में जाकर धार्मिक वाद विवाद में विद्वानों को हराया था। इति सिंह के समय यहाँ का कुलपति राहुल मित्र था। ये कुछ बातें थी, कुछ बातें और है जिसकी भी हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। 5वीं सदी में दिन्नांग नाम का एक, दक्षिण भारत के 5वीं सदी में दिन्नाग नामक
नामक, अरे सॉरी, 5वीं सदी में दक्षिण भारत के थे ये। दिनांग नामक दिनांग ने नालंदा आकर शास्त्रार्थ किया, दक्षिण भारत के थे ये। 5वीं सदी में दक्षिण भारत के दिनांग ने नालंदा आकर ब्राह्मण पंडित था एक आपका सुदर्गम से शास्त्रार्थ किया। ठीक है। नालंदा में बाह्य देश, नालंदा से बाह्य देशों में भी प्रचारक या प्रचार के लिए गए। तो सबसे पहली बात आती है आपकी चंद्रगोविंद शांत रक्षित, और कश्मीर के पद्मसंभव, तिब्बत जाते हैं ये। और जाते कब हैं? 8वीं सदी में। शांत रक्षित और काशी के पद्मसंभव तिब्बत जाते हैं। फिर कुमारजीव ये तिब्बत और चीन जाते हैं। धर्मदेव और गुणवर्मा, धर्मदेव और गुणवर्मा ये तिब्बत और चीन जाते हैं। तीसरा प्रमुख है देवपाल के समय, ज्ञानपाल व रत्नश्री, अंडरलाइन कर लेना भाई। एक मुख्य बात आप लिखिएगा कि तिब्बती लिपि का आविष्कार नालंदा में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये गए थे व्यक्ति, ये तिब्बत और चीन ही जाते हैं लगभग, लेकिन नाम आप जरूर ध्यान में रखना। ठीक है। अब हम बात करते हैं नालंदा से जुड़े जो शासक हैं उनकी। नालंदा से जुड़े शासक, वेन्सांग के अनुसार कि भी इसका जो संस्थापक था वो शक्रादित्य था। ये बात हमने शुरू में कर ली थी, कुमारपाल प्रथम ये शक्रादित्य। फिर है नरसिंह बलादित्य ने ये राजा का नाम ध्यान में रखना भी। नरसिंह बलादित्य ने बुद्ध की 80 फीट ऊंची मूर्ति बनाता है, बुद्ध की 80 फीट ऊंची। कहाँ पर? नालंदा में। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा बनाता है। ठीक है।
यशोवर्मा नालंदा में कम से कम 8 कॉलेज थे। नालंदा में कम से कम 8 कॉलेज थे, जिसमें विद्यानुरागियों 8 विद्यानुरागियों ने बसाया था। 8 विद्यानुरागियों ने बसाया था। यशोवर्मा इसके मकानों की या भवनों की प्रशंसा करता है, नालंदा लेख में करता है। नालंदा लेख में भवनों की प्रशंसा करता है। हर्ष जो होता है वह 4 दीवारी बनाता है। सुरक्षा की दृष्टि से 100 गांव का जो खर्च है वो नालंदा को देता है। ठीक है, 4 दीवारी बनाता है भैया, और 100 गांवों का खर्च जो है आय दान में देता है। ठीक है, और एक ताम्र विहार भी यहाँ बनाता है, ये ध्यान में रखना भाई। इसका ताम्र विहार भी बनाता है, 4 दीवारी बनाता है। 100 गांवों की जो आय होती है वो पूरा का पूरा नालंदा को दे देता है। ताम्र विहार जो है वो भी बनाता है। देवपाल के समय, ये देवपाल के बारे में क्वेश्चन आता है भाई। ये बालदेव पुत्र थे। देवपाल के समय सुमात्रा व जावा के शासक, ये नेट का क्वेश्चन था कि क्या दिया था, तो बालदेव पुत्र ने, ये राजा का नाम, इसका नाम पूछा गया था बालदेव पुत्र का, ने एक बौद्ध मठ बनाया। ये ध्यान में रखना भी। ये इंपॉर्टेंट है। देवपाल ने सुमात्रा व जावा के शासक बालदेव ने, देवपाल के समय सुमात्रा व जावा के शासक बालदेव पुत्र ने एक बौद्ध मठ बनाया था। ये नेट का क्वेश्चन था, नेट 2013 का ये क्वेश्चन था भाई। तो अब की बार अपना रीट का R-टेट का हो सकता है बालदेव, क्योंकि बृहत्तर भारत अपने भारत सिलेबस में है इसलिए। ठीक है, इसके अलावा 12वीं सदी में एक बख्तियार खिलजी होता है, जलाकर नष्ट कर देता है इसको। ये गौरी या इसके दरबार में होता है, कुरूप होता है, और इसकी हंसी उड़ा दी जाती है, जिसके कारण ये क्रोध में आ जाता है, क्रोधित हो जाता है, और आकर गुस्से में ये बंगाल जाता रहता है। और 12वीं सदी की बात है, और इसको तहस नहस कर देता है 1100 कुछ में बख्तियार खिलजी। तो अपना ये नाम जो है ना, ये ध्यान में रखना है कि किसने जलाकर नष्ट कर दिया था। अब आप लिखिएगा नालंदा महायान शिक्षा का केंद्र था। ये तो आपको अगर सीधा का सीधा प्रश्न पूछ ले तो ये आ सकता है कि किसका महायान शिक्षा का केंद्र था। इसके अलावा यहाँ वेनसांग ये कहता है कि यहाँ 1510 शिक्षक थे। शिक्षक अनुपात जो था, ये देखो आप, बहुत गजब की चीज़ थी कि शिक्षक अनुपात जो है वो 1:10 था। वर्तमान समय में कितना है अपनी शिक्षा नीति में कि 40 बच्चों पे 1 शिक्षक। हालांकि ये पूछा जाता है, और ये उस समय 1:10 था, यानी 10 बच्चों पे मात्र 1 शिक्षक।
तो आराम से कंट्रोल हो जाता। बाद में ये 1/6 1:6 हो गया, यानी 6 स्टूडेंट पर 1 शिक्षक। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी उस समय की। कुल 15,510 शिक्षक थे और विद्यार्थियों की संख्या थी आपकी लगभग 10,000। परीक्षा जो थी, प्रवेश जो परीक्षा होती थी, आजकल तो पैसे दो परीक्षा पास करो या परीक्षा में प्रवेश लो, बड़ी कठोर थी। ठीक है। इसमें एक पुस्तकालय था, ये ध्यान में रखना भाई, ये पुस्तकालय था, कई दिनों तक चला था भाई, जब बख्तियार खिलजी ने पुस्तकालय था जिसमें भवन थे। ये भवनों के नाम जरूर देख लेना। आरपीएससी ये पूछा गया था सीधा का सीधा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 जीके के क्वेश्चन में। रत्नोदी, रत्न सागर या रत्न रंजक पुस्तकालय के भाग थे। पुस्तकालय जो था नाम था धर्म यज्ञ या धर्मगंज। धर्मगंज प्राचीनतम पुस्तकालय था। प्राचीनतम पुस्तकालय था, ये ध्यान में रख लेना भाई। ये तीनों जो थे, धर्मगंज भारत का प्राचीनतम पुस्तकालय था। ठीक है। और इसमें रत्नोदी, रत्न रंजक और आपका रत्न सागर जो थे वो इसी का एक पार्ट था। ठीक है। एक चर्चा हमने शुरू में की थी कि जब वेंसांग यहाँ पढ़ता था, आया था, तब यहाँ के कुलपति शीलभद्र थे। ठीक है। वेंसांग के समय कुलपति शीलभद्र, ठीक है, शीलभद्र थे। सभी संग्रहों के ये ज्ञाता थे। सभी संग्रहों के ये ज्ञाता थे। यहाँ से वेंसांग जो है इनसे योग शास्त्र सीखता है, की शिक्षा लेता है। शीलभद्र की जब मृत्यु होती है, मृत्यु के समय वेंसांग चीन में रहता है, चीन में होता है, और एक शब्द उसके मुंह से निकलता है, वो आप ध्यान में रखिएगा, इन्वर्टेड कोमा में आप लिखिएगा। वो ये कहता है कि शीलभद्र की मृत्यु, आज ज्ञान के नेत्र बंद हो गए, आज ज्ञान के नेत्र बंद हो गए। ज्ञान के जो नेत्र थे वो बंद हो गए। संसार सागर से उतरने वाली नौका जाती रही। संसार सागर से उतरने वाली नौका
जाती रही। वेनसांग शीलभद्र को सत्य एवं धर्म का भंडार बताता है। ये दोनों बातें ध्यान में रखना, सत्य व धर्म का भंडार बताता है। कौन बताता है? वेनसांग ये कहता है कि कुलपति ये सभी संग्रहों के ज्ञाता थे, योग शास्त्र की शिक्षा इससे लेता है। शीलभद्र की मृत्यु के समय वेनसांग जो होता है वो चीन में होता है और ये कहता है कि आज ज्ञान का नेत्र जो है वो बंद हो गया, संसार सागर से उतरने वाली जो नौका जो थी वो जाती रही। वेनसांग शीलभद्र को सत्य और ज्ञान के भंडार बताता है। 670 में यहाँ पर इति सिंह आता है, चीनी यात्री होता है, इति सिंह आता है। 2 या 4 बातें हो रही मुख्य मुख्य नालंदा की, और 10 वर्षों तक ये रहता है, 10 वर्ष तक रहता है और 400 बौद्ध ग्रंथों की प्रतिलिपि करता है। प्रतिलिपि करता है। 470 ईस्वी में इति सिंह आता है, 10 वर्षों तक रहता है, ये ध्यान में रख लेना, और 400 बौद्ध ग्रंथों की ये प्रतिलिपि करता है। हिएनचीन जो होता है, ये चीन वाले नाम में से ये हिएनचीन 7वीं में आता है या 3री में आता है? 7वीं में भारत आता है। 7वीं सदी में भारत आया। भारत में इसका नाम मिलता है हिएनचीन का, इसका भारतीय जो नाम है, शॉर्ट लिख लो आप, प्रकाशमणि। ये इंपॉर्टेंट अभी, प्रकाशमणि। हिएनचीन 7वीं सदी में भारत आया, भारतीय नाम इसका मिलता है प्रकाशमणि, ठीक है। और ये भारत में 3 वर्ष तक रहा। तो साथियों ये था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। वेनसांग के समय ये ध्यान में रख लेना, शीलभद्र था, सभी संग्रहों का ज्ञाता था, योगचार के शिक्षक था। जब ये मृत्यु हो जाती है उस समय जो है आपका वेनसांग चीन में रहता है और उसके मुंह से ये निकलता है कि आज ज्ञान का नेत्र बंद हो गए और संसार सागर से उतरने वाली नौका जो है वो हमेशा के लिए जाती रही। क्योंकि एक गुरु के लिए एक शिष्य का भाव यही रहता है, चाहे वो शिष्य कितना भी सफल हो जाए लेकिन अपने गुरु के प्रति उसका भाव यही रहना चाहिए और यही रहता है। इति सिंह 10 वर्षों तक यहाँ रहता है, 400 पांडुलिपियों का प्रतिलिपि करता है, फोटोकॉपी करता है। हिएनचीन आता है, 3 वर्षों तक ये भारत रहता है। भारत में उसका नाम जो है वो आप ज़रूर ध्यान में रखना, प्रकाशमणि था। और नालंदा के जो संस्थापक कौन थे, क्या कहा जाता था, ठीक है। ये कुछ जो बातें थी वो हमने अध्ययन की थी। कल हम राष्ट्रकूट या जो चालुक्य जो शासक है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद।